हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल कंसेप्ट विद सलोनी। तो आज हम लोग देखेंगे आपका केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है ना। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा एकदम लास्ट तक देख ले रहे हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रह रहे हैं, तो 101% विश्वास कीजिए आपका मतलब ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर आपको अलग से कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है ना। बस लास्ट तक बने रहिए और नोट्स पेन लेके बैठ जाइए और जो जो इम्पोर्टेंट है ना, मतलब जो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको लिखते जाइए। ठीक है ना। नोट्स बना लीजिएगा और नहीं बना पाएंगे तो टेलीग्राम चैनल पे तो पीडीएफ जाएगा ही। आप कम्युनिटी पोस्ट में लिंक है, जाके जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल से, फॉलो कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे देखिए है, हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। देखिए जैसे हमारे आसपास जो पदार्थ हैं वह कौन कौन से तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। कुछ पदार्थ तत्व के रूप में रहेंगे, कुछ पदार्थ यौगिक के रूप में रहेंगे, तो कुछ पदार्थ मिश्रण के रूप में उपस्थित रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। अब हम देखेंगे तत्व क्या होता है। तत्व ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं तत्व कहलाते हैं। देखिए पूछता है एग्जाम में, तत्व किसे कहते हैं पूछता है ना, तो आप बताइएगा। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं तत्व कहलाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना रहता है उसी को हम तत्व कहते हैं। उदाहरण आपका जैसे हो जाएगा सोडियम, सोना और मैग्नीशियम। क्लियर है ना। और अगर कोई आपसे पूछे कि अभी तक कितने तत्वों की खोज हुई है, कितने तत्व ज्ञात हैं हमें, तो बताइएगा अभी तक 118 तत्व ज्ञात है। 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक है ना। जैसे देखिए है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे 118 तत्वों की खोज हुई है वर्तमान समय में। अब आपका है वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों। आखिर जो ये तत्व हैं इनको वर्गीकरण मतलब इनको ना अलग अलग करके रखा गया, बांट कर। वर्गीकरण मतलब बांटना। ठीक है, इन्हें बांट कर रखा गया है। तो चलिए मैं वर्गीकरण इनकी आवश्यकता क्यों है मैं आपको समझाती हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए, रुकिए मैं आपको बना दूँ। ये आप हैं, ठीक, ये आप हो गए और ये मान लीजिए आपकी मम्मी है। ठीक है ना। ये आपकी मम्मी हो गई। थोड़ा बाल वाल इनका लगा दे तभी तो जनाएंगी मम्मी, है ना। ये आपकी मम्मी हो गई। ये आपको बोल रही हैं, ठीक है। बोली कि मार्केट जाने के लिए, बोली कि जाओ मार्केट से तेल लेके आ जाओ, मसाला लेके आ जाओ और उसके बाद से जो फल लेके आ जाओ, सब्जी लेके आ जाओ। ऐसे आपको बोली और आप गए मार्केट। पहले सबसे पहले आप मार्केट जाने से पहले क्या बना लिए, एक पर्ची बना लिए। ऐसे करके एक पर्ची बना लिए, ठीक है। इस पर्ची पे आप तेल, मसाला, फिर उसके बाद से फल लिख लिए, फिर सब्जी लिख लिए, फिर जो फल का नाम है और कोई फल लिख लिए। ऐसे आप लिस्ट बना लिए, ठीक है सबका। और आप बाजार चले गए। तो जैसे अगर पहले जो लिखा है, जैसे आप पहले तेल लिखे हैं तो आप पहले उस दुकान पे जाएंगे, तेल लेंगे। उसके बाद आप फल लिखें, कोई जैसे मान लीजिए आम लिखे हैं तो फिर आप आम वाले के पास जाएंगे, उससे मतलब आम लेंगे। फिर आप मसाला लिखे हैं, फिर आपको उसी तेल वाले की दुकान पे मसाला लेने जाना पड़ेगा। फिर ऐसे अगर आप लेंगे ना तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और उसके बाद से बहुत परेशान आप हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप ये पर्ची नहीं बनाएंगे, ठीक है। आप दूसरी पर्ची बनाएंगे। ऐसे पर्ची बना लेंगे और इसमें ऐसे 3 कॉलम बना लेंगे, ठीक है ना। जो यहाँ पे मसाला और जैसे मसाला तेल की दुकान पे जो मिलता है, किराना वाली दुकान, उससे क्या लाना है। यहाँ पे फल की दुकान पे जो मिलता है उसमें क्या लाना है। और जो यहाँ पे लिख लेंगे सब्जी की दुकान से क्या लाना है। ऐसे बना लेंगे आप। यहाँ पूरा का पूरा तेल मसाला वसाला सब लिख लेंगे। यहाँ पे जितना फल है वो लिख लेंगे। यहाँ पे सब्जी लिख लेंगे। अब मान लीजिए पहले आप इस दुकान पे गए, पूरा का पूरा सामान ले लिए, फिर इस दुकान पे गए, पूरा सामान ले लिए, फिर इस दुकान पे गए, पूरा सामान ले लिए। तो ये आपके लिए ईजी था ना। ऐसे बना लेना। इसको आप बांट के अलग अलग करके आप मतलब बना ली, आप कर लिए, ले लिए, सामान ले लिए, आपके लिए बहुत ईजी था। वैसे हम देखेंगे कि तत्व को हम क्यों बांटते हैं, ठीक है। रुकिए इसको क्लीन कर दूँ थोड़ा, फिर समझते हैं।
देखिए यही है ना, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों, आखिर हम तत्वों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। तो देखिए क्यों करते हैं। तत्व को व्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए, सबसे पहले हम तत्व को व्यवस्थित ढंग से, ऐसे करने से हम तत्व को व्यवस्थित ढंग से पढ़ सकते हैं। तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु, और उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु ही हम वर्गीकरण करते हैं, उनको वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है ना, तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक आया है वैज्ञानिक, जो तत्वों को किस प्रकार से बांटना है वो बताए हैं। तो इनका नाम था डोबे राइनर, और जो ये नियम दिए उसी को हम बोलते हैं त्रिक। तो इन्हीं के नाम से पड़ा है डोबे राइनर का त्रिक या त्रिक नियम। ठीक है, देखिए जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें त्रिक कहा जाता है। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रम में लगाया जाता है तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, त्रिक कहते हैं। त्रिक के मध्य तत्व, मतलब मान लीजिए ऐसे 3 तत्व है ना, तो त्रिक का जो मध्य बीच वाला तत्व है, मध्य तत्व का परमाणु भार, इसका जो परमाणु भार है अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। इन दोनों तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। मान लीजिए यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 और 4 को हम जोड़ेंगे, कितना हुआ, 4 2 6, और इसका माध्य 2 तत्व है ना, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आया कितना, 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो वो जो वही लिखा है, त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। समझे, क्लियर है ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं। उदाहरण क्या है, तत्व और परमाणु भार। तत्व क्या था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक, कैल्शियम का परमाणु भार है 40.1, स्ट्रोंशियम का परमाणु भार है 87.6 और बेरियम का परमाणु भार है 137.3। सीमाएं क्या थी, ये जो सीमाएं क्या है, मतलब ये जो सिद्धांत दे दिए इसकी सीमा क्या है। तो जैसे आप मान लीजिए, देखते हैं ना गांव देहात में औरतें क्या बोलती हैं पहले ज़माने की, अब तो नहीं, अब तो मतलब बहुत चेंजिंग आ गया है, लेकिन पहले ज़माने की बोलती थी, ऐसे शादी उदी हो जाती थी ना, तो बोलती थी ये जो चौखट है मेरे ससुराल का, यही मेरी सीमा है, इससे बाहर मेरी अर्थी ही जा सकती है, ऐसे बोलती थी ना। तो वही इसकी सीमा कहाँ तक ये मतलब संभव था, इसकी सीमाएं क्या थी, क्या मतलब कहाँ तक ये काम करता था। ठीक है, देखिए उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, जो एक डोबे राइनर त्रिक नियम अपना दिए थे। तो जितने तत्व उस टाइम ज्ञात थे ना, उस टाइम तो 118 तत्व ज्ञात नहीं थे, उसमें तीन त्रिक ही बना पाए। बताइए, उतने ज़्यादा तत्व हैं, 3 ही त्रिक बना पाए, एलाई, लिथियम, कैल्शियम, क्लोरीन, फिर उसके बाद से आपका सोडियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और पोटेशियम आपका हो जाएगा, फिर BF, फिर आई। तो यही 3 तरीके बना पाए थे डोबे राइनर। तो इनका सिद्धांत क्या हुआ, फेल हो गया ना, जब पूरे तत्व का ये अलग अलग बांट ही नहीं पाए, बस 3 ही का त्रिक बना पाए थे, तो इनका सिद्धांत वैसे ही फेल हो गया। इसके बाद क्या है, न्यूलैंड का अष्टक नियम सिद्धांत हम देखेंगे। इसके बाद डोबे राइनर के बाद एक आए साइंटिस्ट जिसका नाम था न्यूलैंड्स, ये जो अपना नियम दिए अष्टक सिद्धांत, इन्हीं के नाम की वजह से ना इसे हम बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। ये क्या किए, न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। एक क्या किए ना, न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। ये ऐसे किए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे व्यवस्थित किए, तो क्या देखे ना, ये जो 8वां तत्व है और पहला तत्व, इसके गुण समान हो रहे हैं, इसके गुण क्या दिख रहे हैं, समान दिख रहे थे। ठीक, इसकी तुलना
संगीत के अष्टक से की गई। इसकी तुलना संगीत के अष्टक, जो संगीत के सुर है ना, उससे किए, तथा इसीलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा जाता है। इसीलिए ना इसे अष्टक का सिद्धांत कहा जाता है। उदाहरण जैसे आपका है, लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण समान है। और इनके सिद्धांत की सीमाएं क्या थी, कहाँ तक इनका सिद्धांत काम कर पाया? सीमाएं क्या थी? यह नियम केवल कैल्शियम धातु हल्के तत्वों तक लागू होता है। यह जो नियम था केवल कैल्शियम धातु हल्के तत्वों तक ही लागू होता है। नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। जो नए तत्व थे उसके गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल दो तत्वों को एक साथ रख दिया बल्कि असमान तत्वों जिसके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया गया। अब देखिए, मान लीजिए एक लड़का है, पढ़ने में बहुत तेज है बेचारा, मतलब बहुत सीधा साधा लेकिन पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक। और एक दूसरा लड़का है, वो पढ़ने में मतलब उतना अच्छा नहीं है लेकिन शरारती बहुत ज़्यादा है। अब एक सीधा साधा एक शरारती, दोनों को एक साथ बैठा दिए, ऐसा एक काम किए थे। मतलब दो तत्व जिसके गुण असमान थे, समान नहीं थे, उनको एक साथ ही बैठा दिए थे। जैसे देखिए जो कैसे संगीत के सुर से किए थे, अष्टक नियम दिए अपना। जैसे संगीत का सुर है ना, सा रे गा मा पा धा नी, है ना, तो ऐसे ही बैठाए थे, तत्वों को बैठाए हैं। देखिए आप बैठाए हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऐसे देखिए आपका एफ है, एन ए है, एम जी है, फिर एल एल्युमिनियम, फिर एस आई है, पी है, फिर एस है सल्फर, फिर सी एल है, के है पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, ऐसे है ना। देखिए ये ना ऐसे ही बैठाए थे, 8 ऐसे करके क्रम से बैठाए। अब इसके बाद ना जब इनका भी सिद्धांत फेल हो गया, डोबेराइनर का त्रिक नियम भी नहीं पूरी तरह से वर्गीकृत कर पाया, वो फेल हो गया। उसके बाद न्यूलैंड अपना अष्टक नियम लेके आए, ये भी जब नहीं काम किया तो आपके आए मेंडलीव चाचा, ठीक है। मेंडलीव मतलब वैज्ञानिक हैं, इनको हम लोग प्यार से बोलते हैं मेंडलीव चाचा, ठीक। तो मेंडलीव साइंटिस्ट आए, जो वैज्ञानिक है, फिर इन्होंने वर्गीकृत किया। तो इसको बोला गया ना मेंडलीव की आवर्त सारणी। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी दी। आप लोग भी मेंडलीव को मेंडलीव चाचा बोल सकते हैं, लेकिन मतलब ऐसे बोलिएगा मत, तो मैं बोल रही हूँ प्यार से इनको, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या किए, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन है। इन्होंने बताया तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन है, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वह तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं। देखिए 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ ऐसे थे, ठीक, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं, और 7 ऐसे क्षैतिज पंक्तियां थी जिनको हम आवर्त कहते हैं। जो ऐसे खड़ा है ना इसको हम समूह बोलते थे, और जो क्षैतिज पंक्तियां हैं इसको हम आवर्त बोलते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। अब जो मेंडलीव आपकी अपनी आवर्त सारणी लेके आए ना, इसकी उपलब्धियां क्या क्या थी, तो इससे क्या क्या मतलब हुआ, इनकी इस आवर्त सारणी आने से क्या क्या लाभ हुए या क्या क्या इनकी उपलब्धियां हैं। तो है पहला, अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए। ये क्या किए थे ना, थोड़ा सी समझदार थे, तो ये सोचे कि भविष्य में और भी तत्वों की खोज हो सकती है। यह सोच के यह अज्ञात तत्व जो अभी तक ज्ञात नहीं थे उसके लिए भी स्थान छोड़े थे, जैसे स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम। और फिर क्या किए, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक
7 स्थान मिल गया। अब एक क्या किए ना, जिनके गुणधर्म समान थे, मान लीजिए जैसे कि जो तेज लड़का है और एक और लड़का तेज है, दोनों को साथ बैठा दिए, तो समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान पर बैठा दिए, एक साथ एक स्थान पर बैठा दिए। ठीक, पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। अब एक क्या किए ना, जैसे अपना सारणी दे दिए, ठीक, ऐसे सारणी अपना दे दिए, मान लीजिए ऐसे दे दिए अपनी सारणी है। अब इस व्यवस्था को छेड़े बगैर जो भी अक्रिय गैसों का पता लगेगा ना, उसके लिए यह अलग समूह बना दिए कि जो अक्रिय गैसें हैं उनको अलग से बैठा दो, इसे छेड़ो ही मत, जो इतना ही बना है इसको मत छेड़ो, उसको अलग से बैठा दो, ऐसी ये व्यवस्था कर दिए थे। अब इनके सिद्धांत की क्या सीमाएं थी, तो समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की, या क्या किए, समस्थानिक वो होते हैं ना जिनका स्थान समान होता है, ठीक है, तो समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की। स्थान मतलब वही परमाणु क्रमांक जिनका समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग हो सकता है, तो उसी को हम समस्थानिक बोलते हैं। तो इस समस्थानिक की स्थिति स्पष्ट नहीं किए। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं मिला। कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम, कुछ तत्व ऐसे बैठा दिए ना जो परमाणु द्रव्यमान उनका दूसरा है लेकिन क्रम सही नहीं था। देखिए ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी, पीडीएफ जाएगा ना तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कैसे आवर्त बनाए थे, कैसे क्या है किए थे, कैसे बांटे थे ना, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ जाएगा तो, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद आया ना आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीफ आवर्त सारणी आया था, उसके बाद आया आधुनिक आवर्त सारणी की, उसमें कुछ गलतियां हुई थी उसे सुधारने के लिए या तो इसमें क्या हुआ, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तो इसमें बताया गया ना, जो तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। अब आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, जो आधुनिक आवर्त सारणी उसके नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। जो तत्वों के गुणधर्म है उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, ना कि परमाणु द्रव्यमान का, ठीक है ना। देखिए यही है, यही सारणी है। ये मैं आपको ना ट्रिक से अच्छे से याद करवा दूंगी, टेंशन ना लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, इसको भी देख लीजिएगा। इधर अधातु हैं इधर, और उसके बाद से इधर धातुएं हैं और बीच में उपधातु है, ठीक। इसको मैं ट्रिक से आपको अच्छे से याद करवा दूंगी, जैसे बहुत अच्छी ट्रिक से पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। एक ट्रिक है ना, जैसे यहाँ पे है, देखिए एक ट्रिक है, जैसे यहाँ पे यच्ची है, हीलियम है ना, तो हे नीना अरे करीना जियो रबीना, ऐसे ट्रिक है ना, तो आपको मैं पूरा याद दिला दूंगी, मतलब याद करवा दूंगी, आप लोग टेंशन ना लीजिए, एक बार बस इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी लेके आए, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष, आधुनिक आवर्त सारणी जो इनकी थी उसका दोष क्या है। सबसे पहले आवर्त सारणी द्वारा दूर हो गए, आवर्त सारणी से क्या क्या दूर हो गए, समस्थानिकों की स्थिति अस्पष्ट की गई, जो समस्थानिकों की स्थिति थी वो अस्पष्ट की गई। समान परमाणु संख्या वाले तत्व एक स्थान पर समान समूह में रखा गया, जो समान परमाणु संख्या वाले तत्व थे वो एक स्थान पर समान समूह में रख दिए गए। और कोबाल्ट जिसकी संख्या परमाणु संख्या 27 है, वह निकिल परमाणु संख्या 28 से पहले आएगा। कोबाल्ट है ना, उसकी परमाणु संख्या क्या होती है, 27 होती है, वह निकिल जिसकी परमाणु संख्या, निकिल की परमाणु संख्या 28 है, उससे पहले आएगा।
परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है। जो परमाणु संख्या है वह सदैव पूर्ण संख्या होती है। अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। जो परमाणु संख्या आपकी है वह हमेशा पूर्ण संख्या होती है। अतः जो हाइड्रोजन है तत्व और हीलियम है उसके बीच कोई तत्व नहीं आएगा। फिर आपका है, अब देखेंगे ना परमाणु संख्या क्या होती है। अब तक तो आप परमाणु संख्या पढ़ रहे हैं। अब परमाणु संख्या है क्या? तो परमाणु संख्या को Z से निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या को ना Z से दिखाया जाता है, ऐसे Z लिखकर परमाणु संख्या को बताया जाता है। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले, जो परमाणु संख्या है वह अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। जो देखिए कोई भी ऐसे अणु है ना, इसके केंद्र में पाए जाने वाले ये जो प्रोटॉन, इसी में प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है ना, तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है। इस आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें 18 स्तंभ, ऐसे 18 स्तंभ होते हैं जिन्हें हम समूह कहते हैं, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। और ऐसे ऐसे करके ना 7 क्षैतिज पंक्तियां रहती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। कोई भी आवर्त है उसमें पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। जैसे ऐसे आवर्त है ना, इसी को तो आवर्त बोलते हैं। अरे इसको देखिए स्तंभ बोलते हैं, ऐसे ऐसे जो रहता है, ठीक, इसको हम स्तंभ बोलते हैं। और जो ऐसे ऐसे बना है इसको हम आवर्त बोलते हैं। तो आवर्त जो है उसमें कोष देखिए आपके ऐसे होते हैं, के, यल, यम और यन, ऐसे कोष होते हैं। ये कोषों की संख्या समान होती है। जैसे उदाहरण में आपका है लिथियम 2 1, बेरियम आपका हो गया 2 2, फिर बोरान 2 2 3, फिर कैल्शियम ऐसे है ना, बी हो गया, फिर सी 2 4, फिर नाइट्रोजन आपका हो गया 2 5। इन सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान है। कोष सब में 2 2 कोष है। जैसे पहला होता है के यल, तो इसमें भी देखिए के हो जाएगा, यल हो जाएगा, इसमें भी के यल, तो 2 2 कोष सब में है ना, तो कोषों की संख्या क्या है? समान है। एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। देखिए समूह है जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, फिर नाइट्रोजन और पोटेशियम, ऐसे है ना, तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 1 है, फिर 2 8 1 है, फिर 2 8 8 1 है। सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान है। देखिए सब में 1 1 दिख रहा है ना आपको, समान है ना। समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे समूह है ना, समूह में अगर नीचे जाएंगे अगर आप, तो कोष की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे पहले ऊपर मान लीजिए के रहेगा, नीचे आपका हो गया के हो गया, फिर यल हो गया, फिर नीचे जाएंगे के यल यम हो गया, फिर नीचे जाएंगे के यल यम यन हो गया, ऐसे बढ़ती जाएगी। क्लियर है ना? किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में भरे जाते हैं। जैसे देखिए लिखा है किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में भरे जाते हैं। विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। जैसे विभिन्न कोष है ना, के यल यम एन ऐसे कोष है ना, तो इसमें जो है
भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, तो ऐसे है। तो इसी के आधार पे हम इसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं कि कितने तत्व हैं आवर्त में। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² द्वारा निरूपित की जाती है, जहां n दिए गए कोश की संख्या को दर्शाता है। देखिए कोई भी कोश है ना, तो कोई भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या भी हमें निकालनी है कि जैसे k हो गया, l हो गया, m हो गया, n हो गया, इस कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो 2n² सूत्र से हम निकाल लेंगे, जहाँ पर n जो है वह दिए गए कोश की संख्या को दर्शाता है। जैसे k है तो k का 1 हो जाएगा, l है तो दूसरा कोश है, फिर m है तो यह तीसरा कोश है, n है तो यह चौथा कोश है, ऐसे है ना, कोश की संख्या को दर्शाता है n। जैसे उदाहरण देखिए, k कोश है ना, इसका नंबर क्या है, मतलब कौन सा है, पहला कोश है ये। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये जो सूत्र दिया इसको हम लगाएंगे, 2 और 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 आ जाएगा। तो इसमें 2 तत्व, प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं। प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, 2। ऐसे यल कोश है तो 2, दूसरा कोश है तो 2 और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई 2 बराबर 8, 8 तत्व। तो जो प्रथम आवर्त में 2 तत्व, मतलब जो इसका आवर्त अब आएगा ना उसमें 8 तत्व होंगे, पहले में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे। ठीक है, ऐसे हम 3 रख के निकालेंगे यम कोश का, फिर उसके बाद 4 रख के यन कोश का निकालेंगे। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। अब देखिए आवर्त सारणी में जो तत्वों की स्थिति है, तत्व जो स्थित है उनकी स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है कि कितने वो क्रियाशील हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा तत्व द्वारा निर्मित आबंध का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा तत्व द्वारा निर्मित जो आबंध है, आबंध का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। अब देखिए है ना, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। सबसे पहले हम देखेंगे संयोजकता। संयोजकता पीछे आया था ना, देखेंगे संयोजकता क्या होता है। परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। कोई भी परमाणु है उसके सबसे बाहरी कोश, जैसे कोश होता है ऐसे है ना आपका K, L, M, N, ऐसे जो इसका सबसे बाहरी कोश रहेगा, मान लीजिए हम लिख दिए K, L, तो बाहरी कोश L, तो ऐसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी संयोजकता कहलाती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है। जब समूह में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो संयोजकता समान रहती है, परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, लेकिन हम अगर आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं ना, इधर से इधर जाने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ती है। 1 से 4 तक हम जाएंगे ना तो बढ़ती है, उसके बाद घटकर 0 हो जाती है, उसके बाद घट के क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे देखिए तीसरा आवर्त है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर आपका हो जाएगा फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन है ना। तो पहले में आपका संयोजकता 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, फिर चौथे में 4, 4 तक बढ़ा, उसके बाद घट रहा है 3, 2, 1, फिर 0, घट गया ना, घट के 0 तक हो गया। जब हम कहाँ से जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं। तो परमाणु साइज, परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी परमाणु साइज है। देखिए कोई है यहाँ पे, रुक जाइए थोड़ा सा बड़ा बनाऊँ। देखिए जैसे एक मैं परमाणु बना दी यहाँ पे, ठीक, इसका केंद्र है, केंद्र से जो बाह्यतम कोश है, मान लीजिए इस कोश का नाम मतलब
के है, फिर यल है, ऐसे कोश बना है। तो ये बाह्यतम कोश की ये जो है ना, यहाँ से जो बाह्यतम कोश की ये दूरी है, देखिए लिखा है आपका परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। इससे देखिए त्रिज्या का पता चल जा रहा है। इसी को तो हम त्रिज्या बोलते हैं, वृत्त के जैसे है तो इसी को त्रिज्या बोलते हैं ना। त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी, यही जो दूरी है ना, इसी को हम बोलते हैं परमाणु साइज, कि परमाणु कितना बड़ा है, इसी को हम बोलते हैं परमाणु साइज। क्लियर है? एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी ही परमाणु साइज है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है। आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे ना तो परमाणु साइज या परमाणु त्रिज्या घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। क्योंकि जो नाभिकीय आवेश है उसमें क्रमिक वृद्धि होती है। जैसे आप देखिए तीसरा आवर्त है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन है ना। तो त्रिज्या देखिए अब जा रहे हैं ना, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो घटती है। पहले 186 थी, फिर 160, 143, 118, 110, 104, 99 घट रही है ना त्रिज्या। समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। जब समूह में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती है। क्योंकि जो नए कोष हैं वो बढ़ते हैं, जिससे कि नाभिक और बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ती जाती है। जिससे नाभिक है और बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ती जाती है। जैसे के हो गया, फिर के यल हो गया, फिर के यल यम हो गया, फिर ऐसे बढ़ता जा रहा है ना। कोषों की संख्या बढ़ रही है जैसे जैसे नीचे जा रहा है, इसीलिए कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे कि नाभिक और बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ती जाती है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए यल आई है, फिर एन ए है, फिर के है, फिर आर बी है, फिर सी एस है। अब नीचे जाने पर आप देखेंगे त्रिज्या क्या बढ़ रही है। 152 थी, फिर 186, 231, 244 और 270। अब हम देखेंगे धात्विक गुण। धात्विक गुण, धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। कोई परमाणु है वो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वही क्षमता, उसी को हम बोलते हैं धात्विक गुण। ठीक है? मान लीजिए कोई इंसान है, अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है उसको छोड़ने की, कितनी क्षमता है आपके अंदर उसको छोड़ने की, वही जो क्षमता है उसी को मतलब ऐसे जो परमाणु है, जो तत्व है, तत्व के परमाणु द्वारा जो परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की उसकी क्षमता जो है, उसी को हम बोलते हैं धात्विक गुण। धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ होती है। अभी मैं आपको पहले बताई थी ना, आवर्त सारणी दिखाई थी ना, ऐसे आवर्त सारणी रहती है। तो धातुएं कहाँ रहेंगी? धातुएं आपकी रहेंगी बाईं तरफ। ठीक है? धातुएं बाईं तरफ रहेंगी, अधातुएं दाईं तरफ रहेंगी। फिर जो उपधातु है या अर्ध धातु है वो बीच में रहेगा। तो धातुएं कहाँ आपकी रहेंगी? बाईं तरफ रहेंगी, जिधर आपका बायां हाथ है ना उस तरफ। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है। जब आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन जो है उस पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। जो उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति थी वो घट जाती है। देखिए आगे क्या है, धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनायन बनाते हैं। आप पढ़े हैं ना धातु और अधातु में कि धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। अतः धातु वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। अतः हम धातु को क्या बोलते हैं, वैद्युत धनात्मक तत्व। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। समूह में जब हम ऐसे ऊपर से नीचे आते हैं ना तो धात्विक गुण बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश घटता है।
क्योंकि जो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर है नाभिकीय आवेश घटता है तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खो कर इलेक्ट्रॉन त्याग कर ही धनायन बना रहा है ना, तो अपने बाहरी कक्षा से जो इलेक्ट्रॉन था उसे निकाल दिया। अब हम देखेंगे अधात्विक गुणधर्म। ठीक, अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती, आप ये भी पढ़े हैं धातु और अधातु में। अधातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। तो अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती हैं, वे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। इलेक्ट्रॉनों को क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं। अधातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर होती हैं। अभी आपको बताया गया था ना, ऐसे आवर्त सारणी थी, आवर्त सारणी है तो जो आपकी धातु है बाएं साइड है, अधातु है ये दाएं साइड है, आपकी दाईं हाथ की तरफ अधातु। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। अगर आप आवर्त में ऐसे बाएं से दाएं जाएंगे ना तो अधात्विक गुण बढ़ता है। क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण, क्योंकि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। सॉरी, यहाँ पे जो जैसे है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इनकी बढ़ जाती है। आगे देखिए, समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम होता जाता है। जब समूह में ऊपर से नीचे ऐसे आते हैं ना तो अधात्विक गुण कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता है ना वो कम हो जाती है। आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु या अर्धधातु पाई जाती है। जो आवर्त सारणी ऐसी थी ना, तो आप देखे थे आपकी बाएं तरफ धातु, दाएं तरफ अधातु और बीच में उपधातु या अर्धधातु, इसी को हम बोलते हैं। ये कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं के दर्शाते हैं। ये जो उपधातु या अर्धधातु है ना, ये कुछ गुण धातुओं की दिखाते हैं और कुछ गुण अधातुओं की दिखाते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो आपके धातु होते हैं ये ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड जो आपके हैं, देखिए धातुओं के ऑक्साइड जो आपके हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड जो अधातुओं के ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये भी आप धातु अधातु में पढ़े हैं। अब देखिए हम पूरा चार्ट देख लेते हैं। गुण है और आवर्त में परिवर्तन, कारण, समूह में परिवर्तन और कारण क्या है? आवर्त में परिवर्तन का कारण और समूह में परिवर्तन का कारण। देखिए परमाणु साइज, आवर्त में परिवर्तन क्या होगा? कम होता है। ठीक है, आवर्त में परिवर्तन, आवर्त पता है ना, आवर्त और समूह के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो आवर्त में परिवर्तन क्या होगा? परमाणु साइज में कम होता है। कारण क्या है? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच परस्पर आकर्षण बढ़ता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य दूरी घटती है। और समूह में परिवर्तन क्या है? बढ़ता है। कारण क्या है? नए कोषों के जुड़ने के कारण बाहरी कोष तथा नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। अब आपका धात्विक गुण है। धात्विक गुण जो है, आवर्त में परिवर्तन क्या होगा? आवर्त में परिवर्तन क्या करता है? कम होता जाता है धात्विक गुण। क्यों? इसका कारण क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण संयोजन इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है? घट जाती है। और समूह में परिवर्तन क्या होगा? बढ़ता जाता है। कारण क्या है? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ जाती है। वही जो आप पढ़े हैं ना, वही देख लीजिए पूरा है। आध्यात्मिक गुण, आध्यात्मिक गुण क्या होता है?
तो आपका यहाँ पे है ना, आवर्त में क्या परिवर्तन करेगा, अधात्विक गुण बढ़ता जाता है। कारण क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। समूह में परिवर्तन क्या करेगा, अधात्विक गुण कम हो जाता है। कारण क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। तो चलिए हमारा ख़त्म हो गया और आपका पीडीएफ चला जाएगा, देख लीजिएगा। इस पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, आप खुद से ट्राई करिएगा, देखिएगा आपको कितना आ रहा है। अब इस पे हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। तो अब देखिए, अभी तक एक बार मैं नहीं बोली ना आप लोगों से कि लाइक कर दीजिएगा, अब बोल रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब हमारा केमिस्ट्री धीरे धीरे ख़त्म हो गया। इस पे भी हम क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, फिर हमारा बायोलॉजी हम पढ़ेंगे, फिर हमारा जो फिजिक्स है वो पढ़ेंगे, और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर हम उसके बाद से इस पे PYQ देखेंगे, मॉडल पेपर देखेंगे, जो फिगर जो मतलब इम्पॉर्टेंट चित्र है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सब देखेंगे, बहुत कुछ अभी देखेंगे। एकदम मतलब आपको ना साइंस में टॉप करवाना है, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, बदमाशी ना, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, यहीं पर हम लोग अब वीडियो को समाप्त करते हैं। अब यहीं पे हमारी क्लास ओवर हो रही है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।